नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और उनकी माताजी का नाम था प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वें संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष का सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल्स बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया और सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। सुभाष 15 दिसंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्रांसपास यानी कि ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हॉल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वही 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष जी के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दासबाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दासबाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रखा था। दासबाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दासबाबू ने महापालिका का चुनाव लड़कर जीता और दासबाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजों नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाया। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्य आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू उस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस जी उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीनों का कारावास हुआ और फिर 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से
अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार भी किया। सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी थी। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। उन दोनों ने सन 1942 में वार्ड गार्स्टीन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुर में होना तय था। उस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र जी को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी था। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस जी ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। सुभाष चंद्र जी ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर वैश्ववर्या की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की भी स्थापना की थी। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सा दल भेजने का निर्माण किया। आगे चलकर जब सुभाष चंद्र जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान के सहयोग किया, कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फैसिस्ट कहने लगे। मगर उस घटना में यह सिद्ध होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ना तो जापान की कठपुतली थे और ना ही फैसिस्ट विचारधारा से सहमत थे। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, लेकिन सुभाष की कार्य पद्धति से उन्हें पसंद नहीं था। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जा सके। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस और कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1980 मत और सिद्धारमैया को 1977 मत मिले। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में स्थापित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौता के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक ना मानी। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि सुभाष चंद्र जी ने कुछ काम ही नहीं कर सके। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए। आत्मसमर्पण के उपरांत जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के पांव तले कहराता रहा। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णातीत वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष चंद्र जी के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटे को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताओं का चित्र भी दिखाई देने लगा। पूर्व एशिया पहुंचकर सुभाष चंद्र जी ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के
एडवर्ड पार्क में रासबिहारी ने सवेज से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंपा। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। इन कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद के सामने भाषण दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। उस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। जय हिंद, भारत माता की जय।